नमस्कार, स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से न्यूरोसर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर सिद्धार्थ साहू आपकी समस्याओं और उसके इलाज के बारे में हमें जानकारी आज देंगे। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहले कि न्यूरो के संबंध में कौन कौन सी बीमारियां इन दिनों ज़्यादा हो रही है जिनका सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है? आवाज थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। भैया, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है डॉक्टर साहब? हाँ, अब आ रही है जी। मैं सवाल दोहराता हूं। इन दिनों न्यूरो से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा चल रही हैं जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन बीमारियों से लोग शिकार हो रहे हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ साहू हूँ। मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जन बीवाई हॉस्पिटल रायपुर से हूँ। जो ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो ओपीडी में आते हैं वो जनरली हेडेक, बैक पेन या फिर कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, झुनझुनी होना, या फिर ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स जो रहते हैं, जो बाहर से रेफर होके आते हैं, वो रहते हैं जनरली। और बाकी इमरजेंसी में जो एक्सीडेंट केसेस रहते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसमें ब्रेन और स्पाइन की इंजरीज रहती है, ऐसे पेशेंट्स जनरली आते हैं। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है डॉक्टर साहब? ब्रेन स्ट्रोक एक बीमारी है जिसमें जो खून की नस जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है, उसमें जो ब्लड का जो प्रवाह है उसमें कुछ चेंजेस आना, या फिर उसकी जो नस है उसका पतला हो जाना, उसके वजह से जो ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है उसमें कमी आना, उसके वजह से जो ब्रेन का जो टिश्यू है उसमें उसका बराबर काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो उसके वजह से वो पार्ट जो रहता है ब्रेन का, जो वो नस सप्लाई करती है, उसके वजह से वहां पे ब्रेन स्ट्रोक होता है। कौन कौन से लक्षण होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, खास तौर पर देखे जाए तो, जिनसे हम समझ सकते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हम हो गए हैं? ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण इमीडिएटली आपको दिखते हैं, जैसे कि एक साइड का भाग शरीर का काम नहीं करना, बोलने में तकलीफ होना, ये जबड़े का एक साइड में शिफ्ट हो जाना, या फिर मिर्गी के दौरे आना, ये सब लक्षण है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। और इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल उसी टाइम इन्फॉर्म करके शिफ्ट करना चाहिए। क्या शारीरिक असंतुलन के अलावा बोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ना, उसके अलावा एक्टिविटी जो है शरीर की वो कम हो जाती है, क्या ये तमाम लक्षण भी शरीर में देखने को मिलते हैं ब्रेन स्ट्रोक के दौरान? हाँ, ये सब लक्षण हैं जो कि रिश्तेदार, जो दोस्त उनके आसपास है, वो देख के उसको पहचान सकते हैं और जो भी पेशेंट है उसको इमीडिएटली अस्पताल लेके आए, क्योंकि जितने देरी अस्पताल में आने के लिए होगी उतना ज्यादा ब्रेन का डैमेज होगा, उतना ज्यादा रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। शरीर में कंपन, चलने फिरने में परेशानी, बोलने में दिक्कत, खान पान में रुकावट, ये तमाम समस्याएं भी सामने आती है ब्रेन के बीमारियों में। क्या कुछ एहतियात बरते जाएं और कैसे इसका इलाज शुरू हो सकता है? जी हाँ, ब्रेन स्ट्रोक जनरली एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हम अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, जैसे स्मोकिंग नहीं करना और मंदिरा पान का सेवन नहीं करना, बीपी कंट्रोल में रखना, तला हुआ कम खाना पीना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलरली चेक करना, ये सब तरीके से हम अपना सेहत सुधार ला सकते हैं और उससे चांसेस ऑफ ब्रेन स्ट्रोक कम होते हैं। कोविड के संक्रमण काल के बाद कोविड से ठीक हुए लोगों में क्या न्यूरो से संबंधित बीमारियों का होने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है? जी हाँ, कोविड की वजह से न्यूरो में जनरली हमने देखा है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस आम भाषा में कहते हैं, उसके भी बहुत सारे केसेस आए हैं। ये ब्लैक फंगस स्ट्रोक से ज़्यादा जानलेवा बीमारी है अगर उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। न्यूरो की बीमारियां होने के बाद में शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो ठीक से काम नहीं करते हैं या काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रोक ब्रेन में कहाँ आया है।
हर एक पार्ट ब्रेन का एक अंग शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि उसका फंक्शन करता है। अगर वो पार्ट में खून की मात्रा कम हो और वहाँ स्ट्रोक हो तो वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। जैसे एक पार्ट है जो आपका लेफ्ट साइड का बॉडी कंट्रोल करता है, जैसे ऊपर का हाथ नीचे का पैर, तो राइट साइड ब्रेन जो होता है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट साइड का ब्रेन रहता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो जो भाग में स्ट्रोक होता है उस भाग के लक्षण हमको मरीज में दिखते हैं। ठीक है। एंजाइटी क्या होता है डॉक्टर साहब? एंजाइटी आम भाषा में बोलेंगे तो उसको घबराहट, मतलब बेचैनपन, घबराहट को एंजाइटी बोलते हैं। कोविड से ठीक होने के बाद में कुछ बीमारियां ऐसी सामने आ रही हैं कुछ लोगों में, कुछ मरीजों में, जो एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं या फिर मूड स्विंग का शिकार हो रहे हैं। उसके पीछे क्या कुछ खास वजह है? इसकी वजह यह है क्योंकि पेशेंट, ये एक नई बीमारी है, इसके बारे में ज्यादा लिटरेचर नहीं है, इसके पीछे ज्यादा पहले रिसर्च नहीं हुआ है, तो जो उसके वजह से पेशेंट्स को बहुत ज्यादा उत्सुकता पैदा होती है कि हमारी रिकवरी के बाद हमको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उसके वजह से पेशेंट्स बहुत एंशियस रहते हैं, और जो आसपास लोगों को देखते हैं कि उनको स्ट्रोक हो गया है या फिर उनको ब्लैक फंगस हो गया है, तो उसके वजह से उनको ज्यादा बेचैनपंती होती है कि हम उसका शिकार ना हो जाए। इसके वजह से उनके ब्रेन में ये सब एक्टिविटीज चलते रहती है। लकवा का शिकार होने के बाद में कैसे इलाज शुरू किया जाए कि पूरी तरह मरीज ठीक हो सकता है? ऐसा क्या संभव है लकवे की बीमारी में? लकवा स्ट्रोक की वजह से अगर वो सही टाइम पे अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो चांसेस रहते हैं कि बहुत जल्दी रिकवरी हो। लेकिन जितनी देरी होती है उतनी रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। पहला ट्रीटमेंट फेज रहता है जिसमें हम अस्पताल में आपको ट्रीटमेंट देते हैं दवाइयों से, आईसीयू में एडमिट करके, फिजियोथेरेपी से। फिर उसके बाद रोल आता है रिहैबिलिटेशन। जब आप डिस्चार्ज होते हैं, आप घर जाते हैं, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उनकी सलाह में रहना पड़ता है, उनका रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, और उसमें मैक्सिमम रिकवरी के चांसेस देखे जाते हैं। और जितना कम उम्र हो उतने चांसेस ऑफ रिकवरी जल्दी होता है। इसके पीछे क्या कुछ खास वजह हो सकती है कि स्ट्रोक का शिकार मनुष्य हो जाते हैं, लकवे के शिकार मनुष्य हो जाते हैं, मरीज हो जाते हैं? क्या कुछ इसके पीछे खास वजह होगी? क्या कोई अनुवांशिक लक्षण या फिर खान पान में कमी? ये जनरली बीपी और शुगर के पेशेंट्स में देखा जाता है, और जो मंदिरापान और धूम्रपान करते हैं उन पेशेंट्स में जनरली देखा जाता है। बाकी जेनेटिक्स का अलग रोल होता है, लेकिन ये लाइफस्टाइल जो रहते हैं, मॉडिफिकेशंस जो हम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, उसको हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो ये मेन रीजन स्ट्रोक का होता है। मामूली लक्षण कौन कौन से होते हैं ऐसे जिनसे जरिए हम ये समझ सकते हैं कि ये स्ट्रोक के लक्षण है या लकवे के लक्षण है या हमें न्यूरो से संबंधित कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? छोटे छोटे लक्षण जो प्रारंभिक तौर पर होना शुरू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्ट्रोक के लक्षण मैंने जैसे पहले बताया आपको कि उस भाग का काम करना बंद करना, बोलने में तकलीफ होना, या फिर एक साइड का पूरा लकवा होना, चेहरे में असिमेट्री होना, ये सब स्ट्रोक के रहते हैं। और जो दूसरे न्यूरो के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसमें आपको मिर्गी के दौरे आएंगे, या फिर एक भाग का सुन्नापन होना, या फिर सिर दर्द होना, आंखों से धुंधलापन दिखना, उल्टी होना, और बिहेवियरल चेंजेस होना। ये सब दर्शाता है कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी में कुछ चेंजेस हैं और कहीं पे कुछ तकलीफ है, और उसके लिए आपको अस्पताल आके सलाह लेनी चाहिए। खून का थक्का जमना ब्रेन में, क्या ये भी से संबंधित है, क्लॉट्स जमना? क्लॉट जमना फिर से बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके बहुत सारे वजह होते हैं जिससे ब्रेन क्लॉट होता है। जो भाग रहता है ब्रेन का, उसमें देखते हैं हमको क्लॉट कहाँ पे है। एन्यूरिज्म के वजह से जो होता है, जो खून की नस रहती है उसमें उसकी जो वॉल्स होती है उसमें चेंजेस होने की वजह से एन्यूरिज्म होता है। अगर एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो उससे क्लॉट हो सकता है। फिर क्लॉट कहाँ पे है ब्रेन में, उससे देख के हमको पता चल सकता है कि कौन से नस में एन्यूरिज्म हो सकता है। फिर बीपी के वजह से, अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके वजह से नस जो होती है वो फट जाती है और ब्रेन में क्लॉट होता है। या फिर आपको एक्सीडेंट हुआ है
एक्सीडेंट की इमीडिएटली उसके वजह से ब्लीडिंग, ब्रेन में इंजरी हुई, उसके वजह से ब्रेन क्लॉट हो सकता है। या फिर हमने देखा है कि इंजरी की 2-3 दिन बाद भी चांसेस हैं कि पेशेंट्स को डिलेड ब्लीडिंग ब्रेन में हो। ट्यूमर कितने प्रकार के और होते जो हैं साहब? पेशेंट्स जो हार्ट के पेशेंट्स रहते हैं, ट्यूमर जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक मैलिग्नेंट, एक बिनाइन। मैलिग्नेंट उनको बोलते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिनमें बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और जिनमें लाइफ की एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जो बिनाइन होते हैं, जिनमें ग्रोथ बहुत स्लो होता है, वो क्योरेबल होते हैं, उनको एक बार निकाल दिया तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। किसी और एक हादसे- ट्यूमर होता है जो शरीर के दूसरे भाग से ब्रेन और स्पाइन में फैलता है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। जी, किसी हादसे के शिकार हो जाने के बाद में उपजी हुई ब्रेन की बीमारियां जो शुरू हो जाती है, उससे कैसे निजात पाया जाए? क्या उससे ठीक होना संभव होता है? जैसे अगर कोमा में कोई चले जाता है तो उसे कैसे वापस ठीक किया जा सकता है? कितने दिनों में ये उपचार हो सकता है? कैसे कितने कम वक्त में वो तंदुरुस्त हो सकता है पहले की तरह? कोमा में पेशेंट जाने का रीजन अलग अलग होता है। आपको वो रीजन पहले पहचानना है क्यों पेशेंट कोमा में है। या तो वो ब्रेन के वजह से कुछ है कि मेटाबॉलिक शरीर में उसके वजह से है। तो अलग अलग रीजन का अलग अलग रिजल्ट आता है और वो ऐसे जनरलाइज नहीं बोल सकते। आपको पहले पता करना है कि क्या रीजन है कोमा में पेशेंट का जाने का, और चांसेस रहते हैं कि बहुत बार कोमा से रिकवरी अच्छी होती है। जितना कम उम्र हो उतने चांसेस बेटर रहते हैं। और कभी कभी हम जैसे पेशेंट्स का सर्जरी करते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी कम करने के लिए, ताकि ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद उसके वजह से हम आर्टिफिशियल कोमा इंड्यूस करते हैं पेशेंट्स में, जो कि वेंटिलेटर पे और सेडेशन पे रहते हैं, और धीरे धीरे उसको पेशेंट्स को वेंटिलेटर और सेडेशन से बाहर निकाल के फिर उनको रिकवरी फेज में ट्रीटमेंट करते हैं। क्या इन दिनों में डिप्रेशन जो है एक मामूली बीमारी है, आम लोगों में होती है, युवाओं में भी देखने को मिल रही है, क्या डिप्रेशन के चलते भी न्यूरो से जुड़ी बीमारियां हो सकती है? डिप्रेशन बहुत पहले से हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहा है। ये एक रीसेंट उसके बारे में अवेयरनेस लोगों को बारे में पता चला है। डिप्रेशन से भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जिसके वजह से पेशेंट्स हमेशा सोचते हैं कि उनको कहीं बीमारी है, कहीं सिर में दर्द है या कहीं भी कुछ भी उसके साथ होता है तो उसको लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। तो डिप्रेशन के अलग अलग रीजंस होते हैं और उसके अलग पेशेंट का अलग अलग आउटकम होता है। किस उम्र वर्ग के लोगों को न्यूरो की बीमारियां ज़्यादा होती है और किस उम्र के लोगों का जल्दी ठीक होना संभव है? हर प्रकार की बीमारियां हर एज में होती है, लेकिन जो बीमारी है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को भी डिफरेंशिएट करता है। जैसे बुढ़ापे में स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है, जो ट्यूमर है वो कॉमन है। यंग एज में भी ट्यूमर कॉमन है, लेकिन स्ट्रोक उतना कॉमन नहीं है। लेकिन आजकल हम देखते हैं स्ट्रोक यंग एज में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हो रहा है। जब नवजात बच्चे होते हैं उनमें भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जो कि हमें इनिशियली एनॉमली स्कैन जो करते हैं डॉक्टर, उसमें पता चलता है, या फिर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो रहता है उसमें पता चलता है, और उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और जितनी कम उम्र होती है, जितने सही टाइम पे पेशेंट अस्पताल पहुंचे, उस सही ट्रीटमेंट से उनका रिकवरी फेज भी थोड़ा जल्दी आता है। क्या ये कहना सही होगा कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है? क्या ये कहना सही है? ये अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि, क्योंकि कोविड से अभी भी हम 2 साल ही हमने कोविड को देखा है। अभी इमीडिएट इफेक्ट में स्ट्रोक और ब्लैक फंगस सबसे कॉमन बीमारियां हैं। अभी आगे क्या बीमारियां, उनके लेट आउटकम्स अभी हमको देखना बाकी है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इसके अलावा देखा नहीं गया है ब्लैक फंगस और स्ट्रोक के वजह से। नवजात बच्चों की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 साल के बच्चे चलने बोलने में अगर देरी करते हैं या उन्हें बोलने में वक्त लगता है, या उन्हें 4 से 5 साल का वक्त हो जाता है, वो बोल नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती, तो इसके पीछे भी क्या न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है? हाँ, वो हो सकती है। जो डेवलपमेंटल डिले होता है वो ब्रेन में अगर पानी ज्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का टिश्यू कम हो जाता है, या फिर जो सिर का जो साइज है वो जो शरीर के साइज से डिस्प्रपोर्शनेट हो, या फिर बर्थ के टाइम पे जब जन्म होता है शिशु का, जब
उनको कोई इंजरी हो ब्रेन में या फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई हो जब इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, तो उसमें हमने देखा है नवजात बच्चों में ब्रेन की तकलीफें होती हैं। और कुछ कुछ बीमारियां हैं जो जब उनका डेवलपमेंटल होता है उसमें देखा गया है, जो कि हार्ट, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। इन दिनों डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंटों को क्या ज्यादा न्यूरो की समस्या होने की संभावना होती है? हाँ, इनमें स्ट्रोक और हेमरेज जो रक्तस्राव है उसका बहुत ज्यादा कॉमन देखा गया है। कैसे इससे निजात पाया जाए? क्या कुछ सावधानियां बरतें? किस तरह का खान पान रखें? मदिरापान, शराब को छोड़ने के अलावा भी आम लोग जो इस तरह के सेवन नहीं करते हैं वो लोग किस तरह का खान पान रखें, अपनी जीवन शैली को दुरुस्त रखें? मतलब तेल और तला हुआ कम खाना खाएं, रात को सोने से पहले 3-4 घंटे पहले अपना खाना खा लें और अपना खाने पीने का टाइम फिक्स रखें। और अपना जो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो रेगुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, खून की जांच डॉक्टर से सलाह लेते रहें। जो भी आपके रिपोर्ट्स आते हैं उसको दिखा के, इससे आप दवाइयों का सही टाइम पे लेने से आपका डायबिटीज और बीपी कंट्रोल में हो सकता है। न्यूरो की बीमारी से दुरुस्त हो रहे लोग, जो ठीक हो रहे लोग हैं, उनके लिए योग या व्यायाम कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण संभव हो जाता है? योग और व्यायाम हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है उनकी जीवन शैली में। जो रिहैबिलिटेशन रहता है, जो फिजियोथेरेपी, वो भी एक टाइप का एक्सरसाइज होता है। तो योगा भी हम बोलते हैं अपने पेशेंट्स को करने के लिए, लेकिन जो स्पाइन के पेशेंट्स होते हैं जिनमें लो बैक पेन होता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, वो योगा कर सकते हैं। लेकिन पूरा जो व्यायाम जो योगा का होता है जिसमें बहुत ज्यादा उनके खिंचाव होता है रीढ़ की हड्डी में, वो अवॉइड करना चाहिए। क्या आंखों में देखने की क्षमता कम हो जाती है न्यूरो से संबंधित बीमारियों के चलते? जी हाँ, जैसे ट्यूमर्स होते हैं जो नर्व जो रिलेटेड रहती है, जो जिससे आप देख पाते हैं, अगर उस नर्व पे दबाव देती है या फिर आपका ब्रेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से आपकी जो देखने वाली जो नर्व रहती है, ऑप्टिक नर्व जिसको बोलते हैं, या फिर जो भाग रहता है ब्रेन का जिस पे आपका विजन डिपेंड करता है, अगर उसमें स्ट्रोक हो गया हो या फिर इंजरी हो गई हो तो उसमें दिखने की क्षमता कम हो जाती है। बोलने की क्षमता कम, अचानक जवाब नहीं दे पाना, चीज़ों को समझ नहीं पाना, लोगों को पहचान नहीं पाना, क्या ये सब लक्षण भी सामने आ सकते हैं? जी हाँ, ये भी आ सकते हैं। क्या कुछ सावधानी बरती जाए? क्योंकि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का, रिपोर्ट से कहते हैं, एक्सपर्ट से कहते हैं कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग न्यूरो की, ब्रेन की बीमारियों से जल्दी ठीक नहीं हो पाते, या कहीं तो पूरी जिंदगी भर उन्हें बिस्तर पर ही गुजारना पड़ता है। क्या ये बात संभव है? ये फिर से मैं यही कहूँगा, अगर सही टाइम पे आप अस्पताल पहुँचते हैं, ट्रीटमेंट सही लेते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं डिस्चार्ज के बाद भी, और अपना फिजियोथेरेपी आप कंटिन्यू करते हैं, तो चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत अच्छे होते हैं। वही अगर आप लापरवाह अपने सेहत के लिए अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेंगे, या फिर अपना खून की जांच और अपना सेहत के पे ध्यान नहीं देंगे, खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, तो उसमें चांसेस रहता है कि रिकवरी उतना फास्ट नहीं हो या ना हो। और ये भी डिपेंड करता है कि ब्रेन में कौन सा भाग आपका इन्वॉल्व हुआ है। कुछ भाग रहते हैं जिसके अगर उसमें कुछ इंजरी हो तो ब्रेन का दूसरा भाग उसके फंक्शन को ओवरटेक कर लेता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो धैर्य सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट्स को धैर्य रखना चाहिए कि रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन संभव है। आप किस तरह से न्यूरो से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं? क्या आपके वर्किंग प्रोसेस है? क्या आपकी कार्यशैली है? कैसे मरीजों को आप दुरुस्त करते हैं? अपने करियर के बारे में कोई अनुभव हमसे साझा करें। न्यूरो सर्जरी में हम ब्रेन और स्पाइन दोनों के पेशेंट्स को देखते हैं। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, या फिर ब्लीडिंग हेमरेज होता है, स्ट्रोक होता है, या फिर किसी को एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ब्रेन इंजरी होता है, या फिर स्पाइन इंजरी होता है, स्पाइन में स्लिप डिस्क की बीमारी है, फिर स्पाइन का ट्यूमर है और इन्फेक्शन ब्रेन और स्पाइन का,
ये सब हम ट्रीटमेंट देते हैं। आजकल मिनिमल इन्वेजिव जो बोलते हैं, छोटे से चीरे से ऑपरेशन भी किया जाता है और वो भी संभव है, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है और उसमें ऑपरेशन की वजह से जो नुकसान शरीर में जो मांसपेशियों को कटना वो थोड़ा कम होता है, तो वो भी हम करते हैं। शरीर के कौन कौन से अंग हैं जिन पर इन बीमारियों का असर पड़ता है? खासकर रीढ़ की हड्डी, पीठ में दर्द, शरीर में अकड़न, ये तमाम लक्षण आपने बताए हमें। कौन कौन से अंग शरीर के जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन तमाम बीमारियों से? स्पाइन में जो प्रॉब्लम होता है वो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आपको प्रॉब्लम है। स्पाइन को गर्दन में या फिर कमर में कौन सी जगह में स्पाइन इन्वॉल्व है उसके हिसाब से आपको सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर गर्दन में हुआ तो आपके ऊपर हाथों में जो ग्रिप रहता है आपका, जिससे सामान पकड़ने की क्षमता वो कमजोर हो जाती है, लिखने में हैंडराइटिंग चेंजेस आते हैं, या फिर आप जो दिन में कार्यशाला करते हैं जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, रोटी तोड़ना, ये सब कमजोरी आती है। फिर जैसे कमर दर्द होता है तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है, कौन सी नस दबी है, उसके हिसाब से आपको दर्द उस नर्व के हिस्से में होगा, आपको सुनपन होगा उस हिस्से में, या फिर आपको यूरिन और पेशाब और मोशन में पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब साइंस रहते हैं कि आपको स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट उसका लेना चाहिए। अगर किसी मरीज का न्यूरो का इलाज चल रहा है, वो उपचाररत है और उस दौरान वो कोरोना संक्रमित हो जाता है, कोविड संक्रमित हो जाता है, तो कैसे उसका इलाज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए? कैसे चुनौती साबित होता है? कोविड में हमने देखा है कि बहुत पेशेंट्स जो इमरजेंसी में आते हैं, जिनको ऑपरेशन की जरूरत होती है, वो कोविड पॉजिटिव निकलते हैं। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, उनको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको ऑपरेशन किया जाता है, उनको अलग से एक इमरजेंसी ओटी रहती है जो कोविड ओटी हमने हॉस्पिटल में डेवलप की है, उसका अलग से प्रोटोकॉल बनता है, पेशेंट शिफ्टिंग का, नर्सिंग स्टाफ का, टेक्नीशियन का, एनेस्थीसिया वालों का, सबका अलग अलग प्रोटोकॉल बनता है पेशेंट के लिए। ये पेशेंट के सेहतमंद और जो अस्पताल में काम करते हैं वो कर्मचारियों को दोनों की सुविधा देखते हुए और उनके सेफ्टी के लिए हमने ये प्रोटोकॉल डेवलप किया है। अगर किसी पेशेंट को कोविड होता है तो ट्रीटमेंट नहीं देना ये बहुत गलत बात है। उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, चाहे वो सर्जरी हो या मेडिकल ट्रीटमेंट हो। तो अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो कोविड आईसीयू में उनको एडमिट करके हम डॉक्टर वहाँ पे पीपीई किट पहन के जाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं, और ऑपरेशन भी उसी हिसाब से हम पीपीई किट के पहन के करते हैं। नर्वस सिस्टम पर कितना घातक असर पड़ता है इस बीमारी का? नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक मैंने बताया आपको, जैसे वो बीमारी है, या फिर जो घर में जो अपनी मर्जी से इलाज करते हैं, जो स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, या फिर घर में ऑक्सीजन बिना किसी के ऑब्जर्वेशन के लेते हैं, उनमें जनरली ब्लैक फंगस नाम की बीमारी देखी गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टेरॉइड खाने से हमारे शरीर की जो कीटाणु से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और जो ऑक्सीजन जो हम घर पे लेते हैं, वो जो ह्यूमिडिफायर, जो पानी में से ऑक्सीजन जो पास होके आता है, वो उसमें इन्फेक्शन हो, तो उसके वजह से हमने देखा है कि इनमें ब्लैक फंगस जो कि म्यूकोरमाइकोसिस बहुत कॉमन है, जो आपस में सलाह मशवरा करके बिना डॉक्टर का कंसल्टेशन लिए बिना जो घर पे ट्रीटमेंट करते हैं, उनमें हमने देखा गया है कि कोविड की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत सारी आई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमसे। तो ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी, जिन्होंने चर्चा की हमसे, बातचीत की, बताया हम कि कैसे हम न्यूरो की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।